नमस्कार स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी बाई राजकुमार सर। देखिए दोस्तों, हमने पिछली क्लास के अंदर पढ़ा था मनोविज्ञान का सामान्य परिचय पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि मनोविज्ञान की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई। ठीक है, मनोविज्ञान की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई और मनोविज्ञान सब्जेक्ट की कहाँ जरूरत पड़ी है हमें पढ़ने की, इस बारे में हमने चर्चा की थी। इस बारे में हमने पूरी क्लास को पढ़ा था। उसमें हमने जाना कि मनोविज्ञान जो है वो यूनान से पैदा हुई थी। ठीक है, उन दार्शनिकों के द्वारा यानी दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में एक सब्जेक्ट था मनोविज्ञान। उसे धीरे धीरे क्या किया गया, अलग करके एक व्यवहार के रूप में उसे अपनाया गया और व्यवहार का अध्ययन करने के लिए उस मनोविज्ञान सब्जेक्ट की हमें जरूरत पड़ी। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है एक अध्यापक के लिए। अगर आप एक टीचर बन रहे हो, आप जैसे आपने बीएड कर रखी है या बीएसटीसी की हुई है या कुछ भी आपने जो टीचिंग, अगर आपको टीचिंग करवानी है तो वो ये जो आज का टॉपिक रहने वाला है, ये टॉपिक हमारे लिए बहुत ही अहम रहता है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है। रीड की बात करूं तो डायरेक्टली ये आपके सब्जेक्ट सिलेबस में नहीं है, पर इनडायरेक्टली इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। परंतु फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड और कोई भी शिक्षक भर्ती है, उन सभी शिक्षक भर्तियों में ये टॉपिक जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। रीट के लिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं से इससे प्रश्न आ ही जाता है। पिछले अगर हम एग्जाम की बात करें तो कुछ एग्जाम्स के अंदर इससे प्रश्न पूछे गए हैं। तो आज हम जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं दोस्तों, आइए चलिए आज की हम क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान आज का जो टॉपिक है हमारा वो है शिक्षा मनोविज्ञान। देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान है क्या और इस मनोविज्ञान के आगे इस शिक्षा को क्यों लगाया गया। क्या ये एक विषय है या ये एक शाखा है, ये हमें जानना। देखिए, मनोविज्ञान जो है वो देखिए, जब दर्शन शास्त्र की एक शाखा थी ये मनोविज्ञान, उस समय ये खुद एक शाखा थी। परंतु जैसे ये विषय बना, उस विषय के बनने के बाद में इसकी खुद की बहुत सी शाखाएं हो गई। ठीक है, उन शाखाओं के अंतर्गत एक शाखा इसकी ये है शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान को इकट्ठा पढ़ने से पहले हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं शिक्षा के बारे में कि शिक्षा है क्या। देखिए, जो शिक्षा शब्द है, ये जो शिक्षा शब्द है वो अंग्रेजी भाषा के किस शब्द से बना है? एजुकेशन शब्द से बना है। ठीक है, अब इस एजुकेशन शब्द का, एजुकेशन जो शब्द है इसको हम डिवाइड करें दो शब्दों के अंदर। एजुकेशन शब्द को अगर हम डिवाइड करें दो शब्दों में, पहला क्या है ई, दूसरा हम कह सकते हैं ड्यूको। इन दो शब्दों में अगर हम डिवाइड करें तो इस एजुकेशन का अर्थ क्या निकलता है। देखिए, ई का अर्थ होता है एंट्री यानी अंतर्निहित, अंदर का ज्ञान या अंदर की चीजें। ड्यूको का अर्थ होता है बाहर निकालना। ड्यूको का अर्थ क्या होता है? बाहर निकालना, यानी कि इसका अर्थ क्या हुआ, अंदर जो हमारे ज्ञान है या हमारी जन्मजात शक्तियां हैं, उन शक्तियों को क्या करना है, बाहर निकालना। वो इस एजुकेशन का काम होता है, यानी शिक्षा का काम होता है। थोड़ा सा विस्तार से हम समझे तो देखिए, एजुकेशन को हम इस प्रकार से लेते हैं, थोड़ा सा इस चार्ट की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं हम। ये क्या है? एजुकेशन। ठीक है, अब एजुकेशन को हम तीन नामों में डिवाइड करते हैं, तीन नामों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला एजुकेट, एजुकेट। दूसरा है एडुकेयर, एजुकेयर।
ठीक है। तीसरा है एजुकेशन। तीसरा है एजुकेशन। अब इन तीनों का अर्थ हम अगर देखें कि एजुकेट का अर्थ क्या होता है, तो एजुकेट का अर्थ क्या होता है, टू ब्रिंग आउट। टू ब्रिंग आउट का मतलब क्या होता है, बाहर निकालना। क्या अर्थ होता है इसका, बाहर निकालना। और एजुकेट का अर्थ क्या होता है, टू लीड आउट। टू लीड आउट यानी कि इसका अर्थ क्या होगा, विकास करना, यानी लीड यानी इसका विकास करना। और एजुकेशन का अर्थ क्या होता है, टू ट्रेन आउट यानी कि प्रशिक्षित करना। टू ट्रेन आउट यानी कि प्रशिक्षित करना। ये इसका अर्थ होता है। यानी कि हम क्या करते हैं, उसको, उसके जो जन्मजात शक्तियां हैं उनको हम क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। यानी एक बच्चे की, एक मनुष्य की जन्मजात शक्तियां जो है वो हम क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। या हम ये कहें, महात्मा गांधी जी के शब्दों के अंदर अगर हम कहें, महात्मा गांधी जी ने एक परिभाषा दी थी, उस परिभाषा के अगर हम संदर्भ में अगर इस बात को समझने की कोशिश करें तो क्या अर्थ निकलता है कि बालक या मनुष्य के शरीर या मस्तिष्क में आत्मा के सर्वांगीण विकास व सर्वोत्तम विकास का अर्थ क्या होता है, शिक्षा होता है। यानी कि हम क्या करते हैं, उस व्यक्ति के अंतर आत्मा में जो भी उसकी जन्मजात शक्तियां हैं उन शक्तियों को हम क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। फिर उनका धीरे धीरे हम क्या करते हैं, उनका विकास करते हैं। और विकास करने के बाद उनको हम प्रशिक्षित करते हैं, यानी कि उनमें सुधार करते हैं। ठीक है, उनमें हम सुधार करते। तो शिक्षा का संपूर्ण अर्थ ये बनता है। शिक्षा का संपूर्ण अर्थ क्या बनता है, ये बनता है। देखिए, शिक्षा की अगर बात करें तो शिक्षा के अंदर क्या होता है कि आप किसी के ज्ञान, उसके अनुभव और उसके व्यवहार के अंदर क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं। अगर आप कुछ सीख रहे हैं तो वो शिक्षा के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो यहां तक बात क्लियर हुई। उसके बाद में हम बात करते हैं हमारे शिक्षा शब्द के बारे में थोड़ी सी। अब तक हमने पढ़ा कि शिक्षा शब्द जो है वो अंग्रेजी भाषा के एजुकेशन से बना है। और एजुकेशन को हमने अलग अलग पार्ट के अंदर डिवाइड करके हमने एजुकेशन का अर्थ भी समझ लिया। अब हम अगर बात करें हमारे इंडियन आइडियोलॉजी की तरफ से, तो शिक्षा जो है वो सिक्स धातु से बना है। किस धातु से बना है, सिक्स धातु से बना है। सिक्स धातु से बना है। कौन सा शब्द, ये शिक्षा शब्द सिक्स धातु से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, सीखना अथवा ज्ञान प्राप्त करना। इसका अर्थ क्या होता है, सीखना अथवा ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है, सीखना अथवा ज्ञान प्राप्त करना। तो आई बात समझ में कि शिक्षा है क्या। ठीक है, शिक्षा के बारे में हमने पढ़ा। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी शिक्षा की प्रकृति के बारे में कि शिक्षा कितने प्रकार की होती है, शिक्षा को किस प्रकार भागों में बांटा गया है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि देखिए, मेन अगर हम देखें तो शिक्षा जो होती है वो दो प्रकार की होती है। पहले कौन सी होती है, औपचारिक शिक्षा होती है, एक होती है अनौपचारिक शिक्षा। ठीक है, ये दो प्रकार की शिक्षाएं हमारे समाज के अंदर प्रचलित है। कौन कौन सी है, पहली अनौपचारिक शिक्षा, दूसरी कौन सी है, औपचारिक शिक्षा। इन दोनों में फर्क क्या है ये देखना है। अनौपचारिक शिक्षा कौन सी होती है, देखिए, अनौपचारिक शिक्षा क्या है, आप घर पे हो, घर में माता पिता के द्वारा आपको नैतिक आचरण सिखाया जाता है। आप जन्म से स्कूल तो नहीं चले गए थे, जन्म होते ही आप स्कूल तो नहीं चले गए। शुरुआत के अंदर आपने जो भाषा बोलनी सीखी, जो मातृभाषा बोलनी सीखी, वो कहां सीखी थी, अपने घर में सीखी थी। ठीक है, धीरे धीरे आपने घर के अंदर कुछ नई नई चीजों को बोलना सीखा, नए शब्दों का ज्ञान लिया। ठीक है,
तो वो जो शिक्षा थी आपकी, जो समाज से या आपके घर से आपको प्राप्त होती है, वो शिक्षा कौन सी होती है? अनौपचारिक शिक्षा होती है। ये कहां से प्राप्त होती है? आपके समाज से प्राप्त होती है, आपके परिवार से प्राप्त होती है, आपके वातावरण से प्राप्त होती है आपको, ठीक है। और ये जो शिक्षा होती है औपचारिक शिक्षा, इसमें क्या बाउंडेशंस होती है? क्या होती है? बाउंडेशंस होती है। किसकी? पाठ्यक्रम की। ये शिक्षा कहां प्राप्त होती है आपको? विद्यालय में प्राप्त होती है, ठीक है। यहां पे क्या होता है कि आप किसी के ऊपर क्या होता है, एक आश्रित चर के रूप में कार्य करते हैं, किसी के ऊपर आश्रित रहते हैं, यानी कि आप अध्यापक के ऊपर आश्रित होते हैं कि अध्यापक आपको ये पाठ्यक्रम किस प्रकार से पढ़ाता है, आप उसी प्रकार से उसको पढ़ोगे। यानी कि आप एक सिलेबस में बंधे हुए हो, उस सिलेबस से आपको पढ़ना है और आपको एग्जाम देके आपको वो मार्कशीट प्राप्त करनी है, डिग्री प्राप्त करनी है। तो वो होती है औपचारिक शिक्षा, जिसमें एक बाउंडेशन होता है, एक लिमिट होती है। इसके अंदर आपको किसी प्रकार के अनुशासन की आवश्यकता नहीं होती। इसमें आपको किसी भी प्रकार के अनुशासन की आवश्यकता नहीं होती। आप कहीं मर्जी जाके कहीं पे भी किसी भी तरीके से बैठकर आप पढ़ सकते हो, सीख सकते हो। परंतु इसमें क्या होती है? अनुशासन होता है। इसमें क्या होता है? अनुशासन होता है। ये औपचारिक होती है, फॉर्मल होती है, ठीक है। इसमें अनुशासन होता है। अनुशासन का अर्थ होता है आप एक क्लासरूम के अंदर पढ़ रहे हो, क्लासरूम के अंदर आपसे काफी सारे बच्चे हैं, आपको उसी सीटिंग में बैठना पड़ेगा, उसी सीटिंग में आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें अनुशासन की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से औपचारिक और अनौपचारिक दो प्रकार की ये शिक्षा में बांटा गया है। अगर हम बात करें शिक्षा की प्रकृति की, तो देखिए शिक्षा की प्रकृति के अंदर सबसे पहला पॉइंट आता है, शिक्षा जो है वो द्विगामी प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया है? द्विगामी प्रक्रिया है, टू वे प्रोसेस, ठीक है। शिक्षा द्विगामी प्रक्रिया है, यानी कि टू वे प्रोसेस, यानी कि दो रस्तों से निकलती है शिक्षा। पहला इसमें क्या होता है? एक होता है इसके अंदर द्विगामी के अंदर दो गामी कौन कौन से होते हैं, टू वे कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला होता है शिक्षण, जिसे हम क्या कहते हैं? टीचिंग, ठीक है। और दूसरा इसमें कौन सा होता है? लर्निंग, यानी कि इससे हम क्या कहते हैं? अधिगम। आपने मनोविज्ञान में पढ़ा होगा कि सीखना क्या होता है? अधिगम होता है। इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे कि अधिगम असल में है क्या, ठीक है। तो यहां हम देखते हैं कि लर्निंग का अर्थ क्या होता है? अधिगम या सीखना। तो ये दो गामी प्रक्रियाएं होती है शिक्षा। पहले पॉइंट के अंदर अगर हम बात करें, तो पहले प्रक्रिया की प्रकृति की बात करें, तो शिक्षा को द्विगामी प्रक्रिया भी कुछ मनोवैज्ञानिकों के द्वारा माना गया है। एक प्रक्रिया और होती है, एक प्रकृति इसकी और होती है कि शिक्षा जो है, शिक्षा त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। शिक्षा जो है वो त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। अब देखिए यहां पे क्या होता है कि कुछ चर होते हैं, यानी कि यहां पे कुछ वेरिएबल्स होते हैं, कुछ वेरिएबल होते हैं। ये वेरिएबल चर जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब ये चर जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। पहला इसमें कौन सा होता है? सबसे पहला जो होता है वो स्वतंत्र चर होता है। पहला कौन सा होता है? स्वतंत्र चर होता है। और दूसरा यहां पे क्या होता है? आश्रित चर होता है। और तीसरा जो होता है वो मध्यस्थ चर होता है। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको ये बात समझ में आगे होगी कि स्वतंत्र चर कौन सा होता है। कौन सा होता है स्वतंत्र चर? अध्यापक, ठीक है, या शिक्षक हम कह सकते हैं। अध्यापक या जो शिक्षक जो होता है वो क्या होता है? स्वतंत्र होता है। उसके ऊपर कोई भी प्रकार की बाउंडेशन नहीं होती है। उसे एक पाठ्यक्रम को पढ़ाना होता है, उसे अपने तरीके से अनेक प्रकार की हजारों विधियों में से एक विधि को चुनना होता है और उस विधि के माध्यम से उसको पढ़ाना होता है। वो अपने अनुसार, अपनी सुविधा अनुसार कोई भी विधि को चुनकर आपको पढ़ा सकता है। तो वो एक स्वतंत्र चर के रूप में कार्य करता है। अब बात आती है आश्रित चर। आश्रित चर क्या होता है कि जो विद्यार्थी जो होता है
जो विद्यार्थी जो होता है वो आश्रित होता है किसके ऊपर, अध्यापक के ऊपर आश्रित होता है। यानी कि विद्यार्थी क्या हुआ फिर, आश्रित, किसके ऊपर आश्रित है, अध्यापक के ऊपर आश्रित है। और इन दोनों के बीच में मध्यस्थ का कार्य कौन करता है, पाठ्यक्रम करता है। यानी कि पाठ्यक्रम का आधार क्या होता है, शिक्षक और अध्यापक के बीच में अंतः क्रिया करवाना। अब देखिए मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूं, आप मेरे से पढ़ रहे हो, हमारे बीच में अंत्य क्रिया कौन करा रहा है, ये मनोविज्ञान का सिलेबस करवा रहा है। अगर ये सिलेबस नहीं होता तो हम किस आधार पर पढ़ते। तो वो चीज होती है कि मध्यस्थ चर, दो जनों के बीच में अगर कोई मध्यस्थता करता है तो वो मध्यस्थता कौन करता है, पाठ्यक्रम करता है। ठीक है, ये बात हमें याद रखनी है। उसके बाद अगर हम बात करें कि इसके अंदर थोड़ा सा एक और चर भी होता है जो प्रभावक चर का काम करता है, जिसको अलग से हम एक नोट लगा के लिखेंगे कि एक चर जो होता है वो प्रभावक चर होता है, जो प्रभाव डालता है, इन तीनों के ऊपर प्रभाव डालता है। ठीक है, इन तीनों के ऊपर क्या करता है, प्रभाव डालने का कार्य करता है। और वो प्रभावक चर कौन सा होता है, वातावरण होता है। अब देखिए एक अध्यापक है, वो विद्यार्थियों को पढ़ा रहा है, किसके माध्यम से, पाठ्यक्रम के माध्यम से। अगर उस जगह पे शोरगुल या बहुत ज्यादा आवाजें हो रही है या किसी भी, तो क्या होगा, इनके बीच में एक रुकावट पैदा होगी। तो वातावरण जो है वो उस तीनों को ज्यादा से ज्यादा प्रभावित करता है। अच्छे वातावरण में अच्छे पाठ्यक्रम को आसानी से अध्यापक के अपने माध्यम से विद्यार्थी को समझा सकता है। तो इसमें वातावरण एक प्रभावक चर के रूप में कार्य करता है। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हुई। सिंपल सी चीजें हैं, हमें थोड़ा सा इसको समझना है। ठीक है, इस टॉपिक में ज्यादा कुछ नहीं है। इस टॉपिक से पूछा भी जाएगा तो आपसे ज्यादा क्या पूछा जाएगा, इसमें जो परिभाषाएं होंगी शिक्षा मनोविज्ञान की, वो परिभाषाएं आपसे पूछी जाएगी। ठीक है, आपसे इसमें परिभाषाएं ही पूछी जाएगी ज्यादातर। तो देखिए इसमें थोड़ा सा एक नोट लगा के बात और लिखिए कि जो जॉन ड्यूवी जो था उसने शिक्षा को त्रिमुखीय प्रक्रिया माना था। जॉन ड्यूवी जो था शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया माना था। इसने कहा था कि शिक्षा जो होती है वो त्रिमुखीय होती है। यानी कि इसमें क्या कहा, इसने एक ट्रायंगल की सहायता से समझाने की कोशिश की। इसने कहा कि जो सबसे पहले देखिए यहां ऊपर क्या होता है, शिक्षक होता है। शिक्षक किसके साथ अंतःक्रिया करता है, किसके साथ अंतःक्रिया करता है, शिक्षार्थी के साथ में या विद्यार्थी के साथ में। और किस वातावरण में करता है, सामाजिक वातावरण में करता है। किस वातावरण में करता है, सामाजिक वातावरण में वो अपनी शिक्षा ग्रहण करता है। और ये ट्रायंगल किसके द्वारा दिया गया था, जॉन ड्यूवी के द्वारा। यानी कि जॉन ड्यूवी ने शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया के रूप में स्वीकारा था। ठीक है, ये बात हमें याद रखना है। देखिए वर्तमान समय की अगर हम बात करें तो जो शिक्षा है वो बाल केंद्रित शिक्षा के रूप में प्रचलित है। ठीक है, यानी कि बच्चों के आधार पर, यानी कि जैसा बच्चा चाहता है उसे वैसी प्रकार से उसे पढ़ाया जाता है। देखा होगा कि आप स्कूलों के अंदर अलग अलग पढ़ाने की अनेक विधियां जन्म ले चुकी है। जैसे किंडरगार्टन विधि होगी, खेल विधि होगी, और भी अनेक प्रकार की विधियां हैं जिसके माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो बच्चे जो शिक्षा जो हो चुकी है अब एक बाल केंद्रित हो चुकी है। बाल केंद्रित शिक्षा जो प्रचलित है, जो किसकी देन है, हमारे प्रयोजनवाद की देन है। देखिए जब हम संप्रदाय पढ़ेंगे, ठीक है, संप्रदाय पढ़ेंगे मनोविज्ञान के, तो उनमें प्रयोजनवाद, संरचनावाद, सह व्यवहारवाद, ये इन प्रकार के संप्रदाय आएंगे। उसमें हम इसके डिटेल से पढ़ेंगे, परंतु यहां हम थोड़ा सा समझ लेंगे प्रयोजनवाद होता क्या है। देखिए प्रयोजनवाद को अगर हम थोड़ा सा इंग्लिश में, अगर छोटी सी लैंग्वेज में अगर समझने की बात करें तो लर्निंग बाय डूइंग, इतनी सी बात से अगर आप समझ सकते हो तो इसको समझ लीजिए। क्या अर्थ होता है लर्निंग बाय डूइंग, क्या अर्थ होगा इसका कि अनुभव के माध्यम से, आप किसी के अनुभव के माध्यम से कार्य करके प्राप्त ज्ञान को स्थायी करना। मतलब कि किसी के अनुभव को, बच्चे के जो अनुभव है, बच्चे का जो पुराना अनुभव है,
उस अनुभव के माध्यम से आप उसको कार्य करवाओगे। क्या करोगे? उसे कार्य कराओगे, और कार्य कराकर जो उसको ज्ञान प्राप्त होगा उस ज्ञान को आपको स्थायी करना है। ये क्या है? प्रयोजनवाद की क्रिया है। यानी कि बच्चे को खेलना पसंद है, यानी कि उसको क्रिकेट पसंद है खेलना, तो उसका अनुभव क्या है? उस क्रिकेट में हल्का फुल्का है। अब उसी अनुभव के ऊपर आपने कार्य करना है और उसके ज्ञान को यहाँ पे क्या बनाना है? उसके अनुभव को क्या बनाना है? स्थायी बनाना है। तो लर्निंग बाय डूइंग के आधार पर यह प्रयोजनवाद जो है वो बाल केंद्रित शिक्षा को प्रचलित करती है, और ये बाल केंद्रित शिक्षा जो है वो प्रयोजनवाद की ही देन है। ये बात हमें याद रखनी है। अब हमें छोटी सी एक बात और याद रखनी है कि शिक्षा और मनोविज्ञान दोनों क्या है? शिक्षा और मनोविज्ञान का उभयनिष्ठ विषय जो होता है वो होता है व्यवहार। क्या होता है कि मनोविज्ञान में हम किसका अध्ययन करते हैं? व्यवहार का अध्ययन करते हैं, और शिक्षा में हम व्यवहार में क्या करते हैं? स्थायित्व लाते हैं, उसके व्यवहार में परिवर्तन उसमें भी करते हैं। तो दोनों में क्या होगा? इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो किसी के व्यवहार को किसी भी तरह शिक्षण विधियों के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से किसी के व्यवहार को क्या करना है? आपने स्थायी करना है। ये ही आपका माध्यम होता है शिक्षा। ठीक है, अब हम बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की। ये हमने अभी तक क्या पढ़ा था? शिक्षा के बारे में पढ़ा था। सिंपल सी बातें थी, शिक्षा के बारे में हमने पढ़ ली। अब हम बात करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में। अब देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान में दो शब्द हैं। सबसे पहला कि क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर दो शब्द आते हैं। सबसे पहला आता है शिक्षा, और दूसरा शब्द है आपका मनोविज्ञान। ये शिक्षा के साथ जुड़ चुका है। यहां पे शिक्षा का अर्थ क्या होता है? व्यवहार का परिमार्जन करना, और मनोविज्ञान का हमने पिछली क्लास में पढ़ा था व्यवहार का अध्ययन करना। मनोविज्ञान का अर्थ क्या पढ़ा था हमने? व्यवहार का अध्ययन करना। इन दोनों का अलग अलग अर्थ है, व्यवहार का परिमार्जन और व्यवहार का अध्ययन करना। ठीक है, अब इन दोनों को अगर हम एक साथ इकट्ठा कर दें, यानी कि शिक्षा और मनोविज्ञान को आपस में जोड़ दें, तो क्या बनता है इसका अर्थ? व्यवहार के परिमार्जन के लिए व्यवहार का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। व्यवहार के परिमार्जन के लिए व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है? शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान की अगर हम थोड़े से और विस्तार से अगर हम बात परिभाषा के बारे में, तो क्या होगा? शिक्षा मनोविज्ञान वह शाखा है जो सीखने और सिखाने की प्रक्रिया पर अध्ययन करती है। अर्थात शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षकों की तैयारी की आधारशिला है। यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो क्या कार्य करती है? व्यवहार में परिमार्जन करती है, यानी कि उसे नई नई चीजों को सिखाती है, उसके व्यवहार में उसके अंश को डालती है। ठीक है, आपको ये बात याद रखनी है। यानी शिक्षा मनोविज्ञान सीखने और सिखाने की एक प्रक्रिया होती है। ठीक है, अब ये प्रक्रिया आती कहां से? हमें ये मनोविज्ञान से। जब शिक्षा के अंदर मनोविज्ञान के सिद्धांतों, ये बात हमें याद रखनी है कि शिक्षा के अंदर जब मनोविज्ञान के सिद्धांतों और नियमों का अगर उपयोग होता हो तो क्या होगा कि शिक्षा मनोविज्ञान उसका अर्थ बनेगा। यानी कि शिक्षा के अंदर जब सिद्धांतों और नियमों का, मनोविज्ञान के सिद्धांतों और नियमों का प्रयोग होने लगा तो शिक्षा मनोविज्ञान एक विषय के रूप में उभर कर आया, एक शाखा के रूप में उभर कर आया। देखिए, प्राचीन समय में क्या था? प्राचीन समय के अंदर किसी प्रकार की मनोविज्ञान, जब मनोविज्ञान आई भी नहीं थी। ठीक है, और शिक्षा तो हमारे भारत की देन है। देखिए, सबसे ज्यादा जो प्रचार प्रसार हुआ था वो शिक्षा का कहाँ हुआ था? हमारे भारत के अंदर हुआ है। प्राचीन काल से हमारी शिक्षा पद्धति चलती आ रही है। प्राचीन काल में शिक्षा पद्धति का आधार क्या था? गुरुकुल था। ठीक है, जहां पे क्या होता था? गुरु होता था, वो कुछ शिष्यों को बिठाकर शिक्षा देता था, मौखिक रूप से शिक्षा दिया करता था। उस समय क्या होता था? किसी भी बच्चे का व्यवहार चेक नहीं किया जाता था, उसे सीधा गुरुकुल में एंट्री दे दी जाती थी। परंतु आजकल क्या होता है? शिक्षा के अंदर जैसे जैसे धीरे धीरे विकसित हुई शिक्षा, तो क्या हुआ? उसके अंदर उसके व्यवहार का अध्ययन करके, देखिए, बहुत से मनोविज्ञान में हम देखते हैं कि हमारे संसार में क्या है, बहुत से इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हमारे जो संसार के अंदर
बहुत सी व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। ठीक है, ये बात हमें पता है कि हर व्यक्ति जो है वो दूसरे व्यक्ति से क्या होता है, भिन्न होता है या अलग होता है। ठीक है, एक क्लास में 40 बच्चे हैं तो 40 बच्चों का दिमाग जो है वो एक जैसा नहीं होता है। ये बात हमारे कॉन्सेप्ट में अब शिक्षा के अंदर जल चुकी है। तो शिक्षा के अंदर जब हम इन 40 बच्चों के व्यवहार का अध्ययन करके हम शिक्षा जब देने लगे तो उसके अंदर मनोविज्ञान की सहायता की जरूरत पड़ने लगी। तो क्या हुआ, इस शिक्षा मनोविज्ञान को इस शिक्षा के साथ जोड़ दिया गया। और सब अब शिक्षा देने से पहले हम किसका अध्ययन करते हैं, व्यवहार का अध्ययन करते हैं। और व्यवहार का अध्ययन करके उसके व्यवहार का हम क्या करते हैं, परिमार्जन करते हैं। ठीक है, उससे परिमार्जन का अर्थ होता है उसको एक नई दिशा देते हैं। ठीक है, तो वो होता है व्यवहार का परिमार्जन करना। ये बात समझ में आई यहाँ पे। उसके बाद अगर हम बात करें शिक्षा मनोविज्ञान के इतिहास के बारे में, अगर हम शिक्षा मनोविज्ञान के इतिहास की अगर हम बात करें तो देखिए सबसे पहले एक मनोवैज्ञानिक, एक दार्शनिक हुए थे, एक दर्शन शास्त्री हुए थे यूनान के, जिनका नाम था कोलसेनिक। क्या नाम था इनका, कोलसेनिक। अब इन कोलसेनिक ने क्या कहा कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो ईसा से 5वीं सदी पूर्व यूनानी दार्शनिकों के साथ आरंभ होती है। जो शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो यूनानी, यानी कि इसने का क्या कहा, कोलसेनिक के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति जो हुई थी वो कहां से हुई थी, यूनान से हुई है। यानी इसने कहा कि 5वीं सदी पूर्व, शिक्षा मनोविज्ञान का इतिहास कोई नया नहीं है, ईसा से 5वीं सदी पूर्व, ये हम कह सकते हैं ईसा से 5वीं सदी पूर्व की बात ये कर रहा है कि जो यूनानी दार्शनिक थे, उन यूनानी दार्शनिकों से शिक्षा मनोविज्ञान की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। ठीक है, उसके बाद में एक और मनोवैज्ञानिक थे जिनका नाम था B.F. स्किनर। इसका पूरा नाम क्या है, ब्यूरस फ्रेडरिक स्किनर। ठीक है, ब्यूरस फ्रेडरिक स्किनर क्या कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति जो हुई है वो किससे हुई है, अरस्तु से हुई है। इसके अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कहां से हुई है, अरस्तु से हुई है। यानी कि इसने शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसको माना, अरस्तु को माना। ठीक है, ठीक, यहां तक बात कर। अब देखिए अरस्तु को मानने का कारण क्या था कि B.F. स्किनर का अरस्तु को शिक्षा मनोविज्ञान का जनक या शिक्षा मनोविज्ञान का की उत्पत्ति का कारण मानने का आधार क्या था। तो देखिए शिक्षा अरस्तु की एक अध्ययन पद्धति थी जिसे अरस्तु ने समझाया था। अब वो अध्ययन पद्धति क्या थी, उस अध्ययन पद्धति के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं कि शिक्षा के अंदर, देखिए शिक्षा के अंदर जो अध्ययन पद्धति जो दी थी अरस्तु ने, उसमें उसने 3 बातें कही थी। सबसे पहली बात उसने क्या कही थी कि हर व्यक्ति को अलग अलग शिक्षा दी जानी चाहिए, अलग अलग शिक्षा दी जानी चाहिए। यह बात सबसे पहले कही थी इसने। ठीक है, उसके बाद इसने कही थी कि हर व्यक्ति को अलग अलग विधियों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए, अलग अलग विधियों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए। ठीक है, उसके बाद में जो तीसरी बात इसने कही थी कि शिक्षा जो है वो स्वतंत्र होनी चाहिए, स्वतंत्र एवं मुक्त शिक्षा होनी चाहिए। ये 3 आधार दिए थे। अब इन तीनों धारणाओं को अगर हम देखें तो देखिए ये तीनों धारणाएं किससे जुड़ी हुई है। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि अलग अलग शिक्षा का मतलब कि हर व्यक्ति को नैतिक शिक्षा ही नहीं दी जानी चाहिए, कुछ लोगों को आध्यात्मिक शिक्षा भी दी जानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप सभी को नैतिक शिक्षा ही दे रहे हो। ठीक है, कुछ लोगों को आध्यात्मिक शिक्षा भी दीजिए। आप अलग अलग विधियों का चयन कीजिए, क्योंकि व्यक्तिगत विभिन्नता है, सभी एक जैसे नहीं है, अलग अलग दिमाग के हैं, तो आप उनके लिए अलग अलग विधियों का चयन कीजिए। सबसे पहले आप बच्चे के व्यवहार को पढ़िए और उसके बाद में आप एक विधि का चयन कीजिए उस बच्चे के लिए। तो एक अलग अलग विधियां। और देखिए और क्या होता है, इसने क्या कहा कि स्वतंत्र एवं मुक्त शिक्षा होनी चाहिए। बच्चे के ऊपर कोई प्रकार की बाउंडेशन नहीं होनी चाहिए, उसे खुले वातावरण में प्रकृति के साथ छोड़ दीजिए, वो अपने आप सब कुछ सीखेगा। तो ये इसने कहा था कि स्वतंत्र एवं मुक्त शिक्षा होनी चाहिए, अलग अलग विधियां होनी चाहिए, अलग अलग शिक्षा होनी चाहिए सभी के लिए। अब इन चीजों को अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखें तो इन चीजों के ऊपर किसका प्रभाव पड़ रहा है,
मनोविज्ञान का प्रभाव पड़ रहा है। देखिए मनोविज्ञान के अंदर भी अनेक प्रकार की क्या है विधियां हैं, अलग अलग शिक्षा देने की बातें कही गई है और स्वतंत्र मुक्त शिक्षा देने की बात कही। तो प्रभाव पड़ा था शिक्षा के ऊपर, इसने प्रभाव डाला इस मनोविज्ञान का। मनोविज्ञान की क्या नियम और मनोविज्ञान के सिद्धांतों का प्रभाव किसके ऊपर पड़ता है, इस शिक्षा के ऊपर पड़ता है, इसकी धारणा के अनुसार। इसलिए B.F. स्किनर ने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो अरस्तु की देन है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई कि दो बातें थी। एक तो कोलसैनिक ने कही थी कि ईसा से 5वीं सदी पूर्व जो है वो यूनानी दार्शनिकों से शिक्षा मनोविज्ञान की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। और B.F. स्किनर क्या कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति किससे होती है, अरस्तु से होती है। ठीक है, यहां तक दो बातें हमें समझ में आ चुकी है। उसके बाद हम बात करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई किस प्रकार से और इसका इतिहास आगे क्या है। तो देखिए अगर हम शिक्षा मनोविज्ञान की, देखिए शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर अगर हम थोड़ी सी बात करें, पहले शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कौन से सन में हुई थी, उससे पहले अगर हम बात करें तो जॉन ड्यूरी एक नाम का एक मनोवैज्ञानिक था। जॉन ड्यूरी ने 1890 के अंदर शिकागो शहर के अंदर, अमेरिका के अंदर एक शिकागो शहर है, ठीक है, अमेरिका के अंदर क्या है, शिकागो शहर है, जहां पर इसने शिक्षा मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की शुरुआत की थी। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की शुरुआत की थी। आप यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, मनोविज्ञान की जो प्रथम प्रयोगशाला की शुरुआत हुई थी वो 1879 के अंदर लिपजिंग नामक स्थान पर किसने की थी, विलियम वुडवर्थ ने की, वॉटसन ने की थी। ठीक है, ये बात हमें यहाँ पे विलियम वुड ने की थी। ठीक है, ये बात हमें याद रखनी है। ठीक है, परंतु शिक्षा मनोविज्ञान की जो प्रथम प्रयोगशाला है वो 1890 के अंदर शिकागो के अंदर अमेरिका के प्रथम प्रयोगशाला किसके द्वारा खोली गई थी, जॉन ड्यूरी के द्वारा खोली गई थी। अब अगर हम बात करें शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति के बारे में, तो देखिए शिक्षा मनोविज्ञान का व्यवहारिक मनोविज्ञान की इस शाखा की उत्पत्ति कब हुई थी, 1900 ईस्वी में हुई थी। कब हुई, 1900 ईस्वी के अंदर हुई थी। देखिए इसकी उत्पत्ति की अगर हम बात करें तो इसकी उत्पत्ति जो है वो 1900 ईस्वी में मानी जाती है। यानी शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति 1900 ईस्वी में मानी जाती है। परंतु क्या हुआ कि इसके जो प्रयासों के माध्यम से, देखिए बहुत से मनोवैज्ञानिक जो है उस समय शिक्षा मनोविज्ञान के आंदोलन से जुड़े हुए थे, उनके प्रयासों से शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति तो कब हो गई, 1900 ईस्वी में। परंतु 1920 के अंदर ये एक स्वतंत्र व मुक्त रूप से, स्वतंत्र व मुक्त रूप में एक विषय के रूप में प्रचलित हो चुका था शिक्षा मनोविज्ञान। यानी कि स्वतंत्र स्वरूप जो इसने प्राप्त किया था वो 1920 में। यहाँ दो प्रश्न आने की संभावना बनती है। सबसे पहले अगर आपसे पूछ लिया जाए कि शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कब हुई थी, तो 1900 ईस्वी में हुई थी। और शिक्षा मनोविज्ञान ने अपना स्वतंत्र एवं स्पष्ट स्वरूप जो है वो प्राप्त कब किया था, तो वो 1920 ईस्वी में किया था। ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं। सबसे पहले देखिए एक व्यक्ति और होता है जिसका नाम है रूसो। ये एक प्रकृतिवादी मनोवैज्ञानिक था। प्रकृतिवादी मनोवैज्ञानिक था। ठीक है, ये बात हमें याद रखनी है कि रूसो एक प्रकृतिवादी मनोवैज्ञानिक था। इसने क्या किया था, रूसो की इस प्रकृतिवादी विचारधारा ने इस शिक्षा मनोविज्ञान के दृष्टिकोण को अपनाया था और इसमें इसके आंदोलन के अंदर सबसे अहम भूमिका निभाई थी रूसो ने। ठीक है, अब ये प्रकृतिवादी विचारधारा है क्या, ये प्रकृतिवादी विचारधारा क्या होती है, ये कहती है कि आप किसी भी बालक को प्रकृति के अंदर, प्रकृति में खुला छोड़ दीजिए। प्रकृति उसका स्वयं ही विकास कर देगी। ठीक है,
प्रकृतिवादी विचारधारा का अर्थ क्या हुआ कि प्रकृति के अंदर आप बालक को खुला छोड़ दीजिए, प्रकृति स्वयं क्या है उसका विकास कर देगी, हर प्रकार से उसका विकास कर देगी प्रकृति। ये थी प्रकृतिवादी विचारधारा जो शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर प्रभावी हुई। ठीक है, उसके बाद की अगर हम बात करें शिक्षा मनोविज्ञान का वैज्ञानिकीकरण किसने किया था, वो शिक्षा मनोविज्ञान का वैज्ञानिकीकरण किसने किया था, पेस्टालोजी ने किया था। किसने किया था, पेस्टालोजी ने इसका वैज्ञानिकीकरण किया। ठीक है, इसको वैज्ञानिक स्वरूप जो प्राप्त हुआ था वो किसके माध्यम से प्राप्त हुआ था, पेस्टालोजी के माध्यम से प्राप्त हुआ था। अब अगर बात करें हम इसके अंदर थॉर्नडाइक के योगदान की, तो देखिए आप थॉर्नडाइक के सीखने के कुछ नियम, ठीक है, सबसे पहले मनोविज्ञान के अंदर जो सीखने के जो नियम दिए थे शिक्षा पर आधारित, वो किसने दिए थे, थॉर्नडाइक ने दिए थे। थॉर्नडाइक ने सीखने के सबसे पहले नियम दिए थे मनोविज्ञान में जो शिक्षा पर आधारित थे। इसके जब हम गौण नियम और इसके मुख्य नियमों की जब हम बात करते हैं तो हमें समझ में आता है कि शिक्षा के अंदर वो जो इसके जो 3 गौण नियम और 5 मुख्य नियम जो है इसके, वो जो है वो जो मुख्य नियम 3 है और 5 इसके गौण नियम है, वो गौण नियम जो है इसके वो शिक्षा के अंदर किस प्रकार से सहायता प्राप्त करवाते हैं। इसीलिए शिक्षा मनोविज्ञान के ऊपर थॉर्नडाइक ने सबसे पहले शिक्षा मनोविज्ञान नाम से एक पुस्तक लिखी थी। शिक्षा मनोविज्ञान नाम से एक पुस्तक लिखी थी। ठीक है, ये बात हमें याद रखनी है। ये पशु मनोवैज्ञानिक थे परंतु ये शिक्षा मनोवैज्ञानिक नाम से इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी थॉर्नडाइक ने। ठीक है, तो इस प्रकार से इन सभी के प्रयासों से वॉटसन, वी.एफ. स्किनर, वुडवर्थ और थॉर्नडाइक, इन सभी के प्रयासों से 1920 के अंदर जाकर इसे स्वतंत्र एवं स्पष्ट स्वरूप प्राप्त हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार से शिक्षा मनोविज्ञान की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। उसके बाद हम बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की कुछ परिभाषाओं के बारे में, जो कि हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। कि देखिए शिक्षा मनोविज्ञान में ज्यादा से ज्यादा जो प्रश्न आते हैं वो शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाओं से आते हैं। ठीक है, और इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, तो वो हमें याद रखनी है। देखिए सबसे पहले हम जिस व्यक्ति की बात करेंगे वो है क्रो एंड क्रो। सबसे पहले हम जिस व्यक्ति की बात करेंगे वो है क्रो एंड क्रो। क्रो एंड क्रो की जो परिभाषा है वो शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक, पहले सुन लीजिए अच्छे से कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन एवं व्याख्या करती है। ठीक है, अब इसे हम थोड़ा सा नोट डाउन कर लेते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने के नियमों का वर्णन व व्याख्या करती है। ये बात हमें याद रखनी है। सबसे पहली परिभाषा हमारी क्या है कि इसमें हमें 2 चीज याद रखनी है कि जन्म से लेकर वृद्धावस्था, जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक जिसने के बाद सीखने के नियमों का वर्णन एवं बात करती है वह करो एंड करो ने की। इसमें इतनी सी बात हमें याद रखनी है। उसके बाद जो नेक्स्ट परिभाषा है हमारी वो है कोल्सनी की। देखिए कोल्सनी की जो परिभाषा है, कोल्सनी की परिभाषा क्या है, मनोविज्ञान के सिद्धांतों में परिणामों का प्रयोग शिक्षा में कर उसे सरल व श्रेष्ठ बनाना ही क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान। जब हम मनोविज्ञान के इसे थोड़ा डिटेल से समझ लीजिए कि मनोविज्ञान के जब हम सिद्धांतों वह नियमों का प्रयोग करके शिक्षा को सरल बनाते हैं तो वह क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान है। ठीक है, ये बात यहां तक हमें समझ में आ चुकी है। ठीक है, तो ये बात क्या, जब हम मनोविज्ञान के नियमों और सिद्धांतों का प्रयोग जब हम शिक्षा में, देखिए शिक्षा में नियमों और सिद्धांतों का प्रयोग किस प्रकार से होता है, तो देखिए जब जैसे थॉर्नडाइक ने सीखने के कुछ नियम दिए थे, जैसे करके सीखना,
ठीक है। तत्परता का नियम, ये जो नियम है ये कहाँ यूज होते हैं, हमारे शिक्षा के अंदर प्रयोग होते हैं। और भी जैसे थार्डोइक अधिगम के अंदर हम सिद्धांत पढ़ेंगे तो सिद्धांतों के अंदर अनेक प्रकार के प्रयोग है, बुद्धि के जो प्रयोग है और भी सिद्धांत जो दिए गए हैं, उन सभी सिद्धांतों का प्रयोग जब हम शिक्षा को सरल बनाने के लिए करते हैं, किसी बच्चे के व्यवहार को समझने के लिए हमें मनोवैज्ञानिक विधि का यूज करना पड़ता है। और उस मनोवैज्ञानिक विधि का अर्थ हुआ कि आपने उस शिक्षा को क्या बना दिया, सरल बना दिया। तो उस माध्यम से अगर हम शिक्षा करते हैं, शिक्षा को अगर सरल बनाते हैं तो वो क्या कहलाता है, शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। आगे जो हम परिभाषा की बात करेंगे वो है B.F. स्किनर की, यानी कि ब्यूरस फ्रेडरिक स्किनर। ब्यूरस फ्रेडरिक स्किनर ने एक छोटी बहुत अच्छी बात कही थी कि शिक्षा मनोविज्ञान, जो मनोविज्ञान क्या है, वो शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। शिक्षा और मानव को जोड़ने की कड़ी है। क्या है, शिक्षा और मानव को जोड़ने की कड़ी कौन है, शिक्षा मनोविज्ञान है। यह मानव और शिक्षा को आपस में जोड़ती है और मनोविज्ञान जो है शिक्षा का आधारभूत एक विज्ञान है जो शिक्षा को सरल बनाता है, शिक्षा को सुलभ बनाता है। ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे, आगे ब्राउन की बात करेंगे। ब्राउन महोदय ने क्या कहा कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है। व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है। व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है तथा मनोविज्ञान यह बताता है कि वह परिवर्तन कैसे करना है। ठीक है। और मनोविज्ञान क्या बताता है हमें, कि परिवर्तन कैसे करना है। यानी देखिए शिक्षा के अंदर क्या होता है कि हमें व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है, कि व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन। बच्चा घर से कुछ सीख कर आया, उसको आप सही दिशा दोगे सिखाकर। ठीक है। अब शिक्षा का काम तो ये है। अब मनोविज्ञान हमें क्या बताता है कि ये चीज प्रक्रिया आपको करनी किस प्रकार से है। वो हमें एक सिद्धांत देता है, एक नियम देता है, एक अनेक प्रकार की विधियां देता है उस चीज को सही दिशा देने के लिए। तो शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो शिक्षा को फिर से क्या बनाता है, सरल बनाता है। ठीक है। व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन करने का काम किसका है, शिक्षा का है। और कैसे करना है ये बात हमें कौन बताता है, मनोविज्ञान। और ये बात किसने कही थी, ब्राउन ने कही थी। ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे पील की बात करेंगे, पील महोदय। देखिए पील महोदय ने क्या कहा, पील महोदय ने बिल्कुल छोटी सी एक बात कही थी, शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो शिक्षा का क्या है, विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। तो देखिए ये कुछ परिभाषाएं थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट परिभाषाएं मैंने आपको बता दी है। इन परिभाषाओं से आपको अच्छे से इनको याद रखना है कि देखिए परिभाषा आपको एग्जाम में कोई लिखित नहीं आएगी, आपको सिर्फ याद कॉन्सेप्ट उसका याद होना चाहिए कि ये बात किस व्यक्ति ने कही थी, और आप उस प्रश्न को अच्छे से कर सकते हो। तो आपको थोड़ा थोड़ा याद रखना चाहिए कि शिक्षा का विज्ञान किसने कहा, कि पील ने कहा था। ठीक है। और जन्म से लेकर वृद्धावस्था की बात किसने कही थी, क्रो एंड क्रो ने कही थी। ठीक है। तो इस प्रकार से आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा याद होना चाहिए, जिसके माध्यम से आप क्या है ये परिभाषाएं याद कर सकते हो और एग्जाम के अंदर आपको सही करेक्ट परिभाषा आप चुन सकते हो। ठीक है। तो ये जो परिभाषाएं हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषाएं रहेगी, आपके एग्जाम की दृष्टि से पूछी जा सकती है। ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे इसके अंदर निष्कर्ष की बात करें तो अब देखिए शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर निष्कर्ष की बात करें तो शिक्षा के अंदर जो कठिनाइयां आती है, इन परिभाषाओं को निचोड़ अगर हम निकालने की कोशिश करें
शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर जो कठिनाइयां आती हैं, ठीक है, जो विश्लेषण आते हैं या जो समस्याएं उत्पन्न होती है, उन सभी समस्याओं के समाधान एवं उनके चिंतन को प्रभावित करने का काम कौन करता है? मनोविज्ञान करता है। ठीक है, ये एक परिभाषा का हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान में जो भी कठिनाइयां या समस्याएं पैदा होती है, उन सभी समस्याओं और कठिनाइयों का चिंतन, या हम ये कह सकते हैं उन समस्याओं का समाधान कौन करता है? वो मनोविज्ञान करता है। इसलिए इन दोनों को जोड़कर पढ़ाया जाता है। ठीक है, ये बात यहां तक क्लियर हुई। उसके बाद अगर हम बात करें शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति के बारे में कि शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति क्या है, तो देखिए सबसे पहले इसके अंदर शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति की हम बात करें कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है, शिक्षा मनोविज्ञान मानव व्यवहार में क्या करती है? परिवर्तन करती है। शिक्षा मनोविज्ञान मानव व्यवहार में सबसे पहली बात इसके इसमें परिवर्तन। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान मानव व्यवहार में परिवर्तन करती है, उसे निर्देशित करती है। क्या करती है? उसे निर्देशित करती है। और उसमें क्या करती है? सुधार करती है। परिवर्तन यानी कि उसमें चेंज लाती है। ठीक है, उसमें उसे डायरेक्शन देती है, उसे इंप्रूव करती है। इन तीनों का अर्थ क्या होता है शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर? शिक्षा मनोविज्ञान एक व्यक्ति के व्यवहार में क्या करती है? परिवर्तन लाती है, उसे एक सही दिशा देती है, उसे एक डायरेक्शन देती है कि आपको इस रास्ते पे चलना है। ये हमें शिक्षा, देखिए शिक्षा के अंदर आप शिक्षा का अर्थ समझते हो, आपको ये नहीं है कि शिक्षा के अंदर आपको पढ़ाया जाता है या पढ़ाने का अर्थ क्या होता है? आपको एक सही डायरेक्शन देना। एक शिक्षक का काम क्या होता है? वो आपको डायरेक्शन देता है। आपके माइंड में वो चीजें तो नहीं डाल सकता ना, आपको पढ़ना खुद होता है। बस शिक्षक का कार्य क्या होता है? आपको एक सही दिशा देना, एक डायरेक्शन देना। वो ही काम क्या करती है? शिक्षा करती है, उसे डायरेक्शन देती है। और डायरेक्शन देगी, उसके अंदर कोई कमी है तो उसको इंप्रूव कर सकती है वो। ठीक है, शिक्षा जो है उसको इंप्रूव कर सकती है, उसे उसमें सुधार करती है, उसमें संशोधन कर सकती है। ठीक है, ये काम होता है शिक्षा मनोविज्ञान का। दूसरी अगर हम बात करें शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति में, तो शिक्षा मनोविज्ञान क्या होती है? वस्तुपरक विज्ञान होती है। शिक्षा मनोविज्ञान वस्तुपरक यानी कि ऑब्जेक्टिव साइंस है। ऑब्जेक्टिव साइंस है यानी कि वस्तुपरक विज्ञान है। इसमें व्यक्तिगत रूप से किसी भी प्रकार का कोई भी संबंध इसका नहीं है, व्यक्तिगत मान्यताओं का संबंध इसके अंदर नहीं होता। ये एक वस्तुपरक विज्ञान है। ठीक है, इसके अंदर कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं, उन ऑब्जेक्टिव यानी कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? पाठ्यक्रम को बनाना और पाठ्यक्रम को पढ़ाना, ये और उसे निर्देशित करना। इसमें व्यक्तिगत मान्यताएं शामिल नहीं हो सकती। विज्ञान में किसी प्रकार का कोई व्यक्तिगत मान्यताएं जो है वो शामिल नहीं होती। ये बात हमें याद रखनी है। तीसरी बात इसमें हमें क्या याद रखनी है कि शिक्षा मनोविज्ञान एक विधायक विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान एक विधायक अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मनोविज्ञान कौन सा विज्ञान है, तो मनोविज्ञान विधायक भी है और नियामक विज्ञान भी है। ये दोनों ही विज्ञान है। ठीक है, परंतु जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो कहला क्या है? विधायक विज्ञान है। क्योंकि विधायक का अर्थ क्या होता है? शुद्ध विज्ञान से लिया गया विधायक शब्द जो है वो शुद्ध विज्ञान। क्योंकि इसके अंदर क्या होता है? क्यों होता है। क्यों शब्द जो है वो इसमें कैसे होता है, ये कैसे होगा। ठीक है, क्यों, कैसे, ठीक है, किस प्रकार होगा, ये बात भी इसमें आती है। जैसे हम साइंस में पढ़ते हैं ना, साइंस में अगर बायोलॉजी या केमिस्ट्री फिजिक्स हम पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है? ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस प्रकार हुआ। तो इस प्रकार की जो प्रक्रियाएं होती है वो शिक्षा के अंदर आती है। परंतु मनोविज्ञान के इन दोनों के आधार पर कार्य करता है। वो ये भी कहता है कि कैसे किस प्रकार हुआ, और उसने एक सरल व्यक्तिगत रूप भी अपना रखा है शिक्षा मनोविज्ञान ने, मनोविज्ञान ने। परंतु शिक्षा मनोविज्ञान क्या होती है? अकेली विधायक विज्ञान होती है, जो किस पे कार्य करती है, कैसे, क्यों और किस प्रकार होता है, इस आधार पर यह बताता है हमें शिक्षा मनोविज्ञान।
अतः इस प्रकार क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान एक विधायक विज्ञान है। ठीक है, ये तीन बातें यहाँ क्लियर होती है शिक्षा मनोविज्ञान की। उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान एक व्यवहारिक विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान एक व्यवहारिक विज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान एक क्या है, व्यवहारिक विज्ञान है। देखिए, इसमें विषय वस्तु शिक्षार्थियों के व्यवहार का अध्ययन करता है। शिक्षा मनोविज्ञान में जो विषय वस्तु होती है वो क्या करती है, शिक्षार्थी के व्यवहार का अध्ययन करती है। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान का क्या करती है, व्यवहारिक विज्ञान है। व्यवहारिक विज्ञान का अर्थ किसी भी व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करना, व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करना। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ क्या है, व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करना। ठीक है, इस प्रकार एक शिक्षा मनोविज्ञान क्या करती है, शिक्षा और व्यवहार को आपस में जोड़ती है, ये जोड़ने का कार्य करती है। उसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट 5 नंबर। इसमें क्या है, ये 4 नंबर थी प्रकृति की, और 5 नंबर में हम क्या बात करेंगे, शिक्षा मनोविज्ञान का शिक्षा का विज्ञान है, विशिष्ट विज्ञान है। ये बात हमें शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान का अर्थ क्या होता है कि शिक्षा के माध्यम, जब व्यक्ति को, हम बच्चे को जब हम अधिगम करवाते हैं, उसे कुछ सिखाते हैं, तो उस समय जो समस्याएं उत्पन्न होती है, उन समस्याओं का समाधान कौन करता है, ये शिक्षा मनोविज्ञान करती है। शिक्षा के दौरान अगर आई समस्याओं का समाधान कौन करता है, शिक्षा मनोविज्ञान करती है। ठीक है, अब एक बात और भी याद रखिए, शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, सामाजिक है। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, सामाजिक भी है, सामाजिक मनोविज्ञान भी है। इसमें समाज का भी महत्व रहता है। ठीक है, अंतिम हम थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता क्यों पड़ी। देखिए, इसके अंदर हमें कुछ कथन याद रखने जो बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले इसमें जो कथन है वो रूसो का कथन है। रूसो ने शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता के रूप में क्या तथ्य दिया कि बालक जो होता है वो एक पुस्तक के समान होता है, जिसे अध्यापक को भले भांति पढ़ना होता है, और पढ़ने का माध्यम क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान है। देखिए, बालक जो है एक पुस्तक के समान है। बालक क्या है, एक पुस्तक के समान है, जिसे किसको पढ़ना है, शिक्षक को पढ़ना है। ठीक है, शिक्षक को पढ़ना है। ठीक है, और इसे पढ़ने का माध्यम क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान है। क्या है माध्यम, शिक्षा मनोविज्ञान है। ठीक है, ये बात हमें याद रखनी। दूसरों ने क्या कहा, बालक जो एक पुस्तक है, और पुस्तक को कौन पढ़ता है, शिक्षक पढ़ेगा। ठीक है, उस बालक की जो बालक क्या है, एक पुस्तक के समान है, और बालक को पुस्तक के रूप में कौन पढ़ेगा, शिक्षक पढ़ेगा। और सीखने पढ़ने का जो आधार होगा वो क्या होगा, शिक्षा मनोविज्ञान होगा। उसमें आवश्यकता शिक्षा मनोविज्ञान की पड़ेगी। उसके बाद में नेक्स्ट अगर हम बात करें तो स्किनर ने कथन दिया था अपना। स्किनर ने क्या कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी के आधार से लाए। अध्यापक जो है वो पढ़ाने से पहले जिस माध्यम से तैयारी करेगा, जिस माध्यम से वो तैयारी करेगा, वो माध्यम कौन सा होगा, शिक्षा मनोविज्ञान होगा। इस पदार्थ पे मैं शॉर्ट में आपको करवा रहा हूं। ठीक है, कि आपको समझ में आ जाए। तीन पूरी लाइन लिखने से कोई मतलब नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए। देखिए, स्किनर ने क्या कहा कि अध्यापक की जो तैयारी करने का माध्यम जो है वो क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान। पढ़ाने से पहले आप जो प्रिपेयर होके जाते हो क्लास में, जो उसको किस आधार पर तैयार करोगे, पहले बच्चों के व्यवहार को जानोगे, बच्चे किस प्रकार से है, उसमें क्या कितना जानते हैं कितना नहीं जानते, उस आधार पे आप अपनी प्रिपरेशन करोगे। तो उसका आधार क्या होगा, शिक्षा मनोविज्ञान। और व्यवहार को या उसके बारे में जानना, बच्चों के बारे में, तो आप किसके माध्यम से जानोगे, शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से जानोगे। तो ये बात स्किनर ने कही थी। उसके बाद अगर हम बात करें थॉमस लॉक की, थॉमस लॉक की आपने कथन को बहुत बार सुना होगा मनोविज्ञान में। इसने क्या कहा कि बालक एक धुली स्लेट, ठीक है, कोरा कागज या मोम की तख्ती के समान है। बालक जो है धुली स्लेट
कोरा कागज मोम की तख्ती के समान है। ठीक है, उसके ऊपर आपको कुछ न कुछ उकेरना है, उसके यानी धूली स्लेट है, आपको उस स्लेट के ऊपर, उसके ऊपर कोरे कागज के ऊपर उस मोम की तख्ती को आकार देना है, उसको लिखना है उसके ऊपर कुछ ना कुछ। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट आकर आती है पेस्टालॉजी का कथन। पेस्टालॉजी के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता क्या है? क्या कहा था पेस्टालॉजी ने? शिक्षक को शिष्य के मन का अध्ययन करना चाहिए। शिक्षक को शिक्षक के मन का अध्ययन करना चाहिए। मन का अध्ययन से मतलब यहाँ पे मस्तिष्क का अध्ययन होगा। मस्तिष्क का अध्ययन का मतलब यहाँ पे हम व्यक्ति के व्यवहार को जानेंगे, उसके दिमाग में चल क्या रहा है, वो किस प्रकार से पढ़ना चाहता है, उस आधार पर हम शिक्षक को पढ़ाना चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट अगर हम बात करें फ्राइड के अनुसार, लास्ट कथन है हमारा आज का, फ्राइड के अनुसार। तो देखिए फ्राइड ने क्या कहा? फ्राइड ने कहा कि बालक समुद्र में तैरते हिमखंड के समान है। समुद्र में तैरते हिमखंड यानी बर्फ के गोले के समान है। ठीक है, ये बात हुई थी शिक्षा मनोविज्ञान की। इसलिए शिक्षा मनोविज्ञान की हम निष्कर्ष की अगर बात करें, बालक को सही रूप और सही आकार, उसके व्यवहार में उसमें परिवर्तन लाने के लिए हमें शिक्षा मनोविज्ञान की बहुत ही आवश्यकता पड़ती है। तो आज की दोस्तों क्लास में हमने शिक्षा मनोविज्ञान टॉपिक को पूरा पढ़ लिया है। शिक्षा मनोविज्ञान में हमें इतना ही याद रखना है, और ये इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं आपसे इसमें प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसमें परिभाषाओं को आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, अगर आज की क्लास में हम इतना ही रहेंगे, फिर एक नए टॉपिक के साथ में अगली क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जो अगली क्लास का आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो जाए। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो कमेंट करके मुझे सुझाव जरूर दीजिए कि आपको ये क्लासेस कैसी लग रही है और आपको किस प्रकार से, क्योंकि अब जैसे कल शिक्षा मंत्री जी ने कह ही दिया है कि 11 तारीख से आपके फॉर्म भी भरने शुरू हो जाएंगे, विज्ञप्ति आ जाएगी आपके पास में। ठीक है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आज विज्ञप्ति भी जारी कर देगा, तो हमें पदों का भी पता लग जाएगा, और कुछ संशोधनों के साथ में कल एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया था। तो उम्मीद है कि 25 अप्रैल को उन्होंने कह दिया कि 4 अप्रैल या 14 अप्रैल को करीबन एडमिट कार्ड भी जारी हो जाएंगे, और 25 अप्रैल को आपका एग्जाम शुरू है। तो टाइम बहुत कम है, हमारे पास में टाइम कम है, और उस टाइम के अंदर में पढ़ना बहुत ज्यादा है। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ में, उस मनोविज्ञान में गारंटी देता हूं आपको, तो आपके जो हमने मिशन 30 जो लेकर चले हैं वो आपका पूर्ण करवाऊंगा, कैसे भी करवाऊंगा। ठीक है, आपको बस मेरे हिसाब से आपको अच्छे से पढ़ना है उसको। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए, कमेंट करके बताइए जरूर मुझे। ठीक है, और तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।